नमस्कार दोस्तों, मैं विजयपाल एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल सिंपल मैथ्स फॉर यू में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि ये चैनल हमने बनाया है मैथमेटिक्स की नॉलेज को आप सभी तक पहुंचाने के लिए, और आप सभी के सहयोग से हम अपने उद्देश्य में काफ़ी हद तक कामयाब भी हुए हैं। इसी क्रम में आज आपके लिए एक नया वीडियो लेकर प्रस्तुत है आपके सामने। आज का जो वीडियो है वो त्रिभुज वेब सीरीज से आधारित है। त्रिभुज की हमने विशेषताएं देखी थी, त्रिभुज के बारे में पढ़ा था, त्रिभुज के जो सर्वांग समता समरूपता के नियम होते हैं वो सब पढ़े थे, उनमें क्या डिफरेंस था वो भी पढ़ा था, पिछले वीडियोस में आपने देखा होगा। आज हम पढ़ेंगे त्रिभुज की कुछ ऐसी चीज़ें जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा काम आती हैं। एक बार अगर आपने इनको ध्यान से पढ़ लिया तो आपको कभी भी इनमें दिक्कत नहीं आएगी। आज हम पढ़ेंगे माध्यिका, केंद्रक, लंब केंद्र, परिकेंद्र और अंतःकेंद्र, यानी कि मीडियन, सेंट्रॉइड, ऑर्थो सेंटर, इन सेंटर और सरकम सेंटर। ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। क्या होता है ये सब, कैसे इनको ज्ञात करते हैं, कैसे इनका हम यूज़ में लेते हैं, वो सब हम आज की वीडियो में देखेंगे। तो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो को लास्ट तक देखिए, फुल आवाज़ में देखिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि इस प्रकार के सारे वीडियोज़ आपको फटाफट मिलते रहें, और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं माध्यिका। क्या देखते हैं? माध्यिका। सबसे पहले हम देखते हैं माध्यिका। माध्यिका को इंग्लिश में बोलते हैं सेंट्रॉइड। क्या बोलते हैं? सेंट्रॉइड। और इसे हम जी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? जी से। ठीक है। देखिए, वैसे डिनोट करने में हो सकता है कई बुक्स में अलग अलग में डिनोट किया हुआ, लेकिन मोस्टली इसे जी से डिनोट करते हैं। ठीक है। अब माध्यिका क्या होती है? देखिए, माध्यिका का मतलब होता है मध्य। माध्यिका का मतलब मध्य से संबंधित है। तो माध्यिका में आप यूँ मान सकते हो, ये कोई त्रिभुज है। ये क्या है? कोई त्रिभुज। ठीक है। कैसा भी त्रिभुज हो सकता है, ए, बी और सी। ये मैंने इसको नाम दिया ए, बी और सी। अब यहाँ पर देखिए, ये जो भुजा है ए बी, इसका मैं एक मध्य बिंदु मानता हूँ, और ये जो भुजा है बी सी, इसका भी मैं एक मध्य बिंदु मान लेता हूँ, और ये जो भुजा है ए सी, इसका भी मैं एक मध्य बिंदु मान लेता हूँ। मतलब तीनों भुजाओं के एक एक हमने क्या ले लिए? मध्य बिंदु। ए के जो सामने मध्य बिंदु है इसको मैंने डी नाम दे दिया, और इस भुजा का जो मध्य बिंदु है उसको मैंने ई नाम दे दिया, और इस भुजा का मध्य बिंदु इनको मैंने एफ नाम दे दिया। इन बिंदुओं को मैंने नाम दे दिया, कोई भी नाम आप दे सकते हो। तो यहाँ पर माध्यिका क्या होगी? जब किसी बिंदु को, यानी जब किसी त्रिभुज के शीर्ष को मैं उसके सामने की भुजा के मध्य बिंदु से मिलाऊंगा, तो वह भुजा उसकी क्या कहलाएगी? माध्यिका कहलाएगी। यानी माध्यिका की परिभाषा क्या होगी? किसी त्रिभुज के शीर्ष को, किसी त्रिभुज के शीर्ष को उसके सामने की भुजा के मध्य बिंदु से, उसके सामने की भुजा के मध्य बिंदु से मिलाने वाली रेखा, मध्य बिंदु से मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? माध्यिका कहलाती है। ठीक है। यानी किसी भी बिंदु को उसके सामने की भुजा के मध्य बिंदु से मिलाने वाली जो रेखा होती है वो क्या कहलाती है? माध्यिका। ठीक है। अब जैसे ये बिंदु है बी, तो इसके सामने की भुजा का मध्य बिंदु ई है, इसको इससे मिला दिया, और ये बिंदु है सी, इससे इसको मिला दिया, तो ये कहलाती है एफ। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि तीन माध्यिकाएं हैं, एक तो ए डी, ठीक है, एक बी ई और एक सी एफ। ए को डी से मिलाया तो ए डी माध्यिका, बी ई माध्यिका और सी एफ माध्यिका, ये तीनों हमारी क्या है? माध्यिकाएं हैं। ठीक है। अब आपको ध्यान क्या रखना है कि ये जो तीनों माध्यिकाएं होती हैं ये संगामी होती हैं। ये क्या होती हैं? संगामी। और संगामी रेखाएं हमने पहले पढ़ी थी रीट परीक्षा के वीडियो में, वो शायद आपने नहीं देखा था तो देख लीजिए। एक बात मैं आपसे यहाँ कहना चाहूँगा कि यदि आप पटवार के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप पटवार का वीडियो तो देखें ही देखें, साथ में रीट परीक्षा के जो मैथमेटिक्स का टॉपिक है उनका वीडियो भी आप देख लिया करें, थोड़ा सा एक्स्ट्रा समय निकाल के, क्योंकि जो मैथमेटिक्स के टॉपिक है वो तो सेम है, वहाँ नहीं तो यहाँ आपके जरूर काम आएंगे। तो उनमें मैंने आपको बताया था कि संगामी रेखाएं वो रेखाएं होती हैं जो आपस में किसी में मिलती हैं, मतलब जो तीनों रेखाएं एक बिंदु पर मिलती हैं, संगम होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? संगामी रेखाएं। तो ए डी, बी ई और सी एफ जो तीनों माध्यिकाएं हैं, वो तीनों माध्यिकाएं क्या होती है? आपस में संगामी होती हैं, मतलब वो एक बिंदु पर मिलती है, और जिस बिंदु पर मिलती हैं उसे हम क्या बोलते हैं? केंद्रक। उसे हम क्या बोलते हैं? केंद्रक जी। तो ये थी माध्यिका है। ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हमारा केंद्रक है। तो केंद्रक भी यहाँ पर आ गया। तो केंद्रक की परिभाषा क्या होगी? केंद्रक इंग्लिश में इसे बोलते हैं सेंट्रॉइड। क्या बोलते हैं? सेंट्रॉइड।
यानी त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं, त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं जिस बिंदु पर मिलती हैं, त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं जिस बिंदु पर मिलती हैं वह माध्यिका कहलाती है, सॉरी जिस बिंदु पर मिलती है वह क्या कहलाता है, केंद्रक कहलाता है, वह केंद्रक कहलाता है, केंद्रक या सेंट्रॉइड कहलाता है। ठीक है, यानी त्रिभुज का केंद्रक क्या हो गया, ये त्रिभुज है, इसकी तीनों माध्यिकाएं मिल रही है जी पॉइंट पर, तो जी इसका क्या हो जाएगा, केंद्रक। तो यहाँ पर जो केंद्रक है वो क्या हो गया, जी हो गया। तो ये आपको बात ध्यान में रखनी है। तीनों माध्यिकाएं त्रिभुज की जिस बिंदु पर मिलती हैं उसे केंद्रक कहते हैं। माध्यिका क्या होती है, त्रिभुज के शीर्ष को सामने की भुजा के मध्य बिंदु से मिलाने वाली रेखा। अब यहाँ पर आपको माध्यिका में एक बात ध्यान रखनी है, क्या ध्यान रखनी है कि जो केंद्रक होता है, जैसे यहाँ पर आप देखो माध्यिका एडी है, माध्यिका एडी है और केंद्रक जी है। मैं इसको अगर यहाँ पे अलग से बनाऊँ, ये है ए, ये है डी माध्यिका, और इसके बीच में एक केंद्रक आ गया जी। तो यहाँ पर आपको एक बात विशेष ध्यान रखनी कि ये जो जी है केंद्रक, वो माध्यिका को 2:1 में बांटता है। यानी अगर मैं इसको देखूं कि ए जी जो है, ए जी बट्टे अगर मैं जी डी का अनुपात निकालूं तो वो कितना आएगा, 2:1। तो आपको एक बात ध्यान रखनी है कि माध्यिका को केंद्रक हमेशा 2:1 के अनुपात में बांटता है। यहाँ से माध्यिका शुरू हुई शीर्ष से, इस मध्य बिंदु तक गई, तो जहाँ पर ये काट रही है, जहाँ पर केंद्रक है, तो वो उसको 2:1 में काटेगा। मतलब ये तो डबल होगी और ये 1 होगी। ठीक है, इसी तरह से अगर बी की बात करें तो बी से लेकर जी तक 2 अनुपात होगा और जी से लेकर ई तक 1 अनुपात होगा। इसी तरह से अगर सी एफ की बात करें तो सी से लेकर जी तक 2 अनुपात होगा और यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 अनुपात होगा। तो केंद्रक माध्यिका को क्या करता है, 2:1 में विभाजित करता है। इसको आप यूँ समझ सकते हो कि ये अगर 6 सेंटीमीटर की है तो ये कितने की होगी, 3 सेंटीमीटर की, जस्ट आधी होगी अनुपात के हिसाब से। तो ये है केंद्रक, और ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, अगर आपको पूरी माध्यिका, सपोज आपको पूरी माध्यिका दी हुई है 9 सेंटीमीटर की, या 9 तो आ गया, मैं आपको देता हूँ पूरी माध्यिका दी हुई है 6 सेंटीमीटर की। अगर ये पूरी माध्यिका 6 सेंटीमीटर की है तो यहाँ पर क्या होगा, सपोज ए और डी, ये आपको दे रखा है पूरा 6 सेंटीमीटर का। जी बिंदु क्या करता है, 2:1 में विभाजित करता है। तो 2:1 में विभाजित करने के बाद इनके मान क्या आ जाएंगे, इसको दो टुकड़े देना है, इसको 1 टुकड़ा देना है, 2 और 1 3 टुकड़े, 3 टुकड़े आप इसके कर लो, तो ये आ जाएगी 4 सेंटीमीटर और ये आ जाएगी 2 सेंटीमीटर। तो ये इसको केंद्रक जो है वो माध्यिका को क्या करता है, 2:1 में विभाजित करता है। तो ये हो गया केंद्रक, जिसे हम बोलते हैं सेंट्रॉइड। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट तीसरे बात की तरफ। माध्यिका होगी, केंद्रक हो गया। तीसरा हम लेते हैं लंब केंद्र। देखिए लंब केंद्र भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चंस में पूछ लेते हैं कि लंब केंद्र। तो हम देखते हैं लंब केंद्र। लंब केंद्र को इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्थो सेंटर। क्या बोलते हैं, ऑर्थो सेंटर। अब देखिए ये लंब से आधारित है। लंब का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री। यानी जब हम किसी भुजा पर लंब डालते हैं, इसका मतलब हम उस भुजा से सीधी दूरी निकालते हैं, 90 डिग्री बनाती है, उसे हम क्या बोलते हैं, लंब। तो लंब केंद्र क्या होगा, देखिए ध्यान से, ये मैंने एक त्रिभुज लिया, वही इसके 3 बिंदु लिए ए बी सी। अब मैंने क्या करा, इस एक बिंदु से शीर्ष से सामने की भुजा पर क्या डाला, लंब डाला। लंब का मतलब होता है मेरे को ये सीधी दूरी लेनी है, और ये जो कोण बनेगा नीचे, ये कितना बनेगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा, समकोण बनेगा। ये होता है लंब। तो त्रिभुज के किसी शीर्ष से सामने की भुजा पर जब हम लंब डालते हैं, सीधी दूरी खींचते हैं, तो इसे हम लंब बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने इसको नाम दे दिया सपोज डी। तो डी क्या हो गया, लंब हो गया। इसी प्रकार जब यहाँ से मैं सीधी दूरी पे लंब डालूंगा इस भुजा पे, तो ये भी लंब होगा, और इसको भी मैं कोई नाम दे सकता हूँ ई। और इसी प्रकार यहाँ से भी जब मैं इसको नाम दूंगा, यहाँ से लंब डालूंगा, तो यहाँ पर जब लंब डालेंगे तो ये क्या होगा, ये भी 90 डिग्री होगा, इसको हम नाम दे देते हैं एफ। ठीक है, तो अब जब तीनों लंब डालें तो तीनों लंब का जो संगामी बिंदु होगा जहाँ पे कटते हैं, उसे हम क्या बोलेंगे, लंब केंद्र बोलेंगे। उसे हम क्या बोलेंगे, लंब केंद्र। अब देखिए आप कंफ्यूज ना हो, इसके लिए आपको क्या करना है, आपको दोनों में अंतर देखना है। जो केंद्रक था वो तो माध्यिका था, सामने की भुजा का मध्य बिंदु होना चाहिए, 90 डिग्री का कोण बनना, लंब होना जरूरी नहीं है। लेकिन यहाँ पर सामने की भुजा का मध्य बिंदु होना जरूरी नहीं है, सामने की भुजा पे लंब बनना चाहिए। जैसे आप देख रहे हो ये भाग बड़ा, ये भाग छोटा, वो कोई जरूरी नहीं, ये लंब बनना चाहिए। तो लंब केंद्र क्या होता है, किसी त्रिभुज की तीनों
शीर्षों से सामने की भुजा पर डाले गए लंब या डाले गए लंबों का संगम बिंदु, डाले गए लंबों का संगम बिंदु क्या कहलाता है? लंब केंद्र कहलाता है। ठीक है, या इसे क्या बोलते हैं? ऑर्थो सेंटर। तो ऑर्थो सेंटर जो लंब होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, उनका पॉइंट होता है संगम पॉइंट, जहाँ पर तीनों मिलते हैं, और इसे हम दर्शाते हैं ओ से। ठीक है, तो ये हो गया आपका लंब केंद्र। लंब केंद्र में इस तरह का कोई रूल नहीं है कि ये जो लंब होते हैं उनको 2:1 में या 3:1 में किसी में बांटता है, इस प्रकार का कोई रूल नहीं है। बस आपको लंब केंद्र यही ध्यान में रखना है कि लंब केंद्र क्या होता है? सामने की भुजा पर डाले गए लंबों का जहाँ पर मिलते हैं उसे हम बोलते हैं लंब केंद्र। ठीक है, इंग्लिश में इसे ओ से दर्शाते हैं, ओ का मतलब ऑर्थो सेंटर। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट जो हमारा है वो है, हम लेते हैं परिकेंद्र। क्या लेते हैं? परिकेंद्र। परिकेंद्र को इंग्लिश में बोलते हैं सरकम सेंटर। क्या बोलते हैं? सरकम सेंटर। अब देखिए, सरकम का मतलब क्या होता है? सरकम का मतलब परी मतलब चारों ओर, परी मतलब चारों ओर। तो ये चारों ओर से संबंधित है। क्या संबंधित है? देखो ध्यान से, ये एक त्रिभुज हमने बनाया, ये एक हमने क्या बनाया? त्रिभुज। ठीक है, कोई ना कोई एक ऐसा वृत्त जरूर होगा जो इस त्रिभुज के बाहर से जाएगा और इसके तीनों बिंदुओं को टच करेगा। कैसा भी त्रिभुज हो, एक ऐसा वृत्त संभव है जो इसके बाहर से जाएगा और इसके तीनों बिंदुओं को क्या करेगा? टच करेगा। तो इस वृत्त का जो केंद्र होता है, इस वृत्त का जो केंद्र होता है वही हमारा क्या कहलाता है? परिकेंद्र। वही हमारा क्या कहलाता है? परिकेंद्र। तो इसकी परिभाषा होगी किसी त्रिभुज के, इसकी परिभाषा क्या होगी? किसी त्रिभुज के परिगत वृत्त का केंद्र। अब यहाँ पर ध्यान से समझना, किसी त्रिभुज के परिगत, परिगत का मतलब होता है चारों तरफ, और चारों तरफ भी ऐसा बाहर से नहीं, उसके तीनों जो शीर्ष हैं वो उस वृत्त की परिधि पर स्थित होने चाहिए। तो किसी त्रिभुज के परिगत वृत्त का केंद्र परिकेंद्र कहलाता है। क्या कहलाता है? परिकेंद्र कहलाता है। ठीक है, अब इस चीज को आप सर्किल में भी कहीं ना कहीं पढ़ सकते हो, क्योंकि इसमें सर्किल भी आ रहा है और ये एक तरह से सर्किल का ही केंद्र है, लेकिन ये जो सर्किल है ये त्रिभुज के चारों तरफ बना होना चाहिए, तो इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? परिकेंद्र बोलते हैं। तो परिकेंद्र क्या हो गया? कोई त्रिभुज है, इस त्रिभुज के चारों तरफ कोई वृत्त खींचा, त्रिभुज के तीनों शीर्ष वृत्त की परिधि पर स्थित है, तो इस वृत्त का जो केंद्र होगा वो हमारा क्या कहलाएगा? परिकेंद्र कहलाएगा। ठीक है, इसको नाम अगर देना चाहो तो ABC वृत्त को नाम दे दो, और ये जो है ये क्या कहलाएगा? हमारा परिकेंद्र को हम सरकम सेंटर बोलते हैं। सी से इसे दर्शा सकते हैं, अलग अलग बुक्स में हो सकता है अलग से दर्शाया हो, सी से इसे दर्शा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात आपको ध्यान रखनी है कि ये जो परिकेंद्र होता है, ये जो परिकेंद्र होता है, इसकी एक खास बात होती है कि ये सभी भुजाओं के अर्धकों का संगमन बिंदु होता है। यानी आपको ये बात ध्यान रखनी है, सभी भुजाओं के अर्धकों का संगमन बिंदु होता है। संगमन बिंदु का मतलब, जैसे देखिए ये एक भुजा है, ठीक है, अगर मैं इस भुजा का अर्धक खींचूं, अर्धक का मतलब ऐसी रेखा जो इस भुजा को 2 बराबर भागों में काट रही है। इसी तरह से अगर मैं इस भुजा का अर्धक खींचूं, अर्धक मतलब ऐसी रेखा जो इसको 2 बराबर भागों में बांट रही है, और इस तरह से इसका मैं अगर अर्धक खींचूं तो ऐसी रेखा जो 2 बराबर भागों में बांट रही है। तो तीनों का भुजाओं का यदि मैं अर्धक खींचूं तो तीनों भुजाओं का अर्धक जिस बिंदु पर मिलता है वही आपका क्या कहलाता है? परिकेंद्र कहलाता है। तो परिकेंद्र की एक परिभाषा कई बुक्स में आपको ये भी मिल सकती है कि त्रिभुज की तीनों भुजाओं के अर्धकों का संगमन बिंदु, अर्धकों का संगमन बिंदु, संगमन का मतलब है जहाँ पर वो संगमन करें, मिले, संगमन बिंदु क्या कहलाता है? परिकेंद्र कहलाता है।
परिकेंद्र कहलाता है। ठीक है, तो परिकेंद्र को आप इस तरह से बता सकते हो, त्रिभुज के चारों तरफ जो वृत्त बनता है उसका केंद्र परिकेंद्र कहलाता है, या त्रिभुज की तीनों भुजाओं के जो अर्धक होते हैं उनका जो संगमन बिंदु होता है वो परिकेंद्र कहलाता है। किसी भी तरह से इसकी परिभाषा दे सकते हो। जब आपको ये परिकेंद्र बनाना पड़ेगा, कहीं रचना करनी पड़ेगी, तो आपको अर्धकों का जो है वो करके निकालना पड़ेगा। तो ये हो गया आपके परिकेंद्र, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही आसान भी है, बस आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये हो गया परिकेंद्र। अब इसके अलावा हमारा एक और बच गया अंतः केंद्र, वो भी हम देख लेते हैं। अंतः केंद्र, अंतः केंद्र को हम बोलते हैं इन सेंटर। क्या बोलते हैं? इन सेंटर। अब देखिए, जैसे ये परिकेंद्र था, ये परिकेंद्र का उल्टा है। परि का मतलब चारों तरफ था, अंतः का मतलब क्या था? अंदर, यानी अंदर जो वृत्त बनेगा उसका केंद्र। कैसे वृत्त बनेगा देखते हैं। ये कोई त्रिभुज है, ठीक है, तो कोई ना कोई एक वृत्त ऐसा अवश्य होगा जो इसके अंदर बनेगा और इसकी तीनों भुजाओं को टच करते हुए यानी स्पर्श करते हुए निकलेगा। यहाँ पर मैंने कच्चा चित्र बनाया है, हो सकता है कि ये आपको वृत्त की तरह ना लगे, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा लगे, क्योंकि ये कच्चा चित्र बनाया बिना नापे। तो यहाँ पर यदि ए, बी और सी मैंने बिंदु लिए, तो यहाँ पर एक त्रिभुज ऐसा जरूर होगा जो इन तीनों भुजाओं से टच होकर निकले। इस वृत्त का जो केंद्र होगा वही हमारा क्या कहलाएगा? इन सेंटर, यानी कि अंतः केंद्र। ठीक है, यानी कि इसकी परिभाषा क्या होगी? किसी त्रिभुज के अंतर्गत वृत्त का केंद्र, किसी त्रिभुज के अंतर्गत वृत्त का केंद्र अंतः केंद्र कहलाता है। अंतः का मतलब अंदर और अंतर्गत वृत्त का केंद्र यानी कि अंतः केंद्र कहलाता है। ठीक है, इंग्लिश में इसे बोलते हैं इन सेंटर, क्योंकि इन है इसलिए इन सेंटर। सेंटर का मतलब केंद्र। ठीक है, ये हो गया इन सेंटर। अब जैसे परिकेंद्र था वो भुजाओं के अर्धकों का संगमन बिंदु था, उसी प्रकार से जो ये अंतः केंद्र होता है, ये अगर इन कोणों का अर्धक करें, जैसे सपोज ये कोण है, इस कोण को अगर मैंने दो बराबर भागों में बांटा, इस कोण को भी मैंने दो बराबर भागों में बांटा और इस कोण को भी मैंने दो बराबर भागों में बांटा, तो इस तरह से जो कोणों का अर्धक होगा उनका जो संगमन बिंदु है वो हमारा क्या कहलाएगा? अंतः केंद्र कहलाएगा। यानी यहाँ पर आप ये भी लिख सकते हो कि अंतः केंद्र तीनों कोणों के अर्धकों का संगमन बिंदु होता है। ठीक है, यानी कि जो अंतः केंद्र होता है वो क्या होता है? तीनों कोणों के जो अर्धक होते हैं उनका केंद्र होता है। ठीक है, अब कोणों के अर्धक कैसे निकालेंगे? जिस प्रकार भुजाओं के आपने अर्धक करे थे उसी प्रकार कोणों को भी आधे बांटने वाली जो रेखा होगी वो कोणों का अर्धक कहलाएगी। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो कोणों के अर्धक होते हैं उनका जो संगमन बिंदु है वो अंतः केंद्र कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अंतः केंद्र की एक परिभाषा और हो जाएगी कि किसी त्रिभुज के, जैसे परिकेंद्र में हुई थी, तो आप इसको लिख सकते हो किसी त्रिभुज के तीनों कोणों के अर्धकों का संगमन बिंदु। अंतः केंद्र कहलाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका अंतः केंद्र। ध्यान रखना है, अंतः केंद्र मतलब अंदर वृत्त का केंद्र, कोणों का अर्धक होगा और जहाँ पर तीनों मिले वो आपका क्या होगा? अंतः केंद्र। तो अंतः केंद्र और परिकेंद्र को यदि आप डिफरेंस करके याद रखोगे तो आपको जल्दी याद होगा, इजीली याद होगा। तो ये जो 5 टॉपिक हमने आज की वीडियो में लिए थे, अंतः केंद्र, परिकेंद्र, लंब केंद्र, केंद्रक और माध्यिका, ये 5 टॉपिक हमने आज की वीडियो में कर लिए। तो आज की वीडियो में इतना ही। आज का जो वीडियो है उसको आप बिल्कुल ध्यान से देखना, 2-3 बार देखना, क्योंकि थोड़े से टॉपिक जो है वो कठिन है त्रिभुज के बारे में, और ये अंतः केंद्र, परिकेंद्र 11th 12th क्लास में या आगे के सिलेबस में बहुत ज़्यादा काम आते हैं। जब आप कंपटीशन लेवल में जाते हो तब तो ये बहुत ज़्यादा काम आते हैं। तो इसीलिए इस वीडियो को ध्यान से देखना और अपने सभी दोस्तों को शेयर जरूर करना, और चैनल पे यदि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि इस तरह के हर वीडियो आपको मिलते रहे। मैंने वैसे इस वीडियो में पूरा अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास किया है, फिर भी यदि आपके कोई कन्फ्यूज़न रह गया हो तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में पूछना, ताकि उस कन्फ्यूज़न को भी हम दूर करने का प्रयास कर सकें। मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।